कहानी की शुरुआत में बारिश की तरह आसमान से लाखों की तादाद में एलियन के काफी सारे लार्वे धरती के अलग अलग हिस्सों में गिरते हैं। इंसान इस बात से अनजान थे कि उनके बीच एक ऐसा खतरा आ चुका है जो पूरी इंसानी नस्ल को खत्म करके बचे हुए इंसानी बॉडी को अपना होस्ट बनाकर उनके दुनिया में राज करने आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत जापान से हो चुकी होती है। वहां पर उसी लार्वे से काफी सारे कीड़े निकलकर लोगों के कान में घुसकर उनके दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल करके उनको मॉन्स्टर बना देते हैं। लेकिन शिनिची इजुमी के साथ वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उसने अपने कान में ईयरफोन लगा रखा था। इसलिए वो उसके नाक में घुसकर उसका ब्रेन अपने काबू में करना चाहता था, मगर वो नहीं कर पाता। इसलिए उसके हाथ के जरिए पूरे बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन इजुमी ने उसको अपने हाथ में ही रोक दिया था। वो उसको निकालना तो चाहता है, मगर न जाने कहां उसके हाथों में वो गायब हो गया। उसके बाद से ही इजुमी के राइट हाथ का कंट्रोल पूरी तरह से मानो किसी और के ही वश में हो गया है। स्कूल में अपनी बेस्ट फ्रेंड सतोमी को ऐसी जगह हाथ लगा देता है जिससे वो उससे गुस्सा होकर उसके पास से चली जाती है। ऐसे ही उसके साथ कई और अजीबो गरीब चीजें होती हैं। इजुमी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया था कि आज उसके हाथ को क्या हो गया जो ऐसे अजीबो तरह से बिहेव कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको डाउट था कि इसके साथ आज जो हुआ है इन सब की वजह कहीं वो कीड़ा तो नहीं जो उसके हाथ में घुसा था। इसलिए वो घर पर आके अपने राइट हाथ को नाइफ से काटने वाला था। तभी वो कीड़ा एक मॉन्स्टर बनकर उसको ऐसा करने से रोकता है। इजुमी अपने हाथों को ऐसा देख वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ उसके ही खिलाफ चला गया था और वो कीड़ा दूसरा रूप लेकर उसके ही बातों को कॉपी करने लगता है, यानी कि वो इंसानों का लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद वो कीड़ा उससे कहता है कि मुझे इंसानों की भाषा सिखाओ, मगर इजुमी उसके बातों को इग्नोर करते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो बताता है कि तुम मुझे मिगी नाम से बुला सकते हो, और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे होस्ट बन चुके हो। मैं तुम्हारे पूरी बॉडी पर काबू करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अपने हाथों के बीच में ही रोक दिया था। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पर ही काबू कर पाया, और अब हम दोनों एक हो चुके हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका हूँ। इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। अगली सुबह जब इजुमी सोकर उठता है, तब तक मिगी ने इंसानी भाषा सीखने के लिए उसके सभी बुक्स को पढ़कर इंटरनेट से भी अपने नॉलेज को बढ़ा रहा था। उधर वो आदमी जिसके कान में भी एक कीड़ा घुसा था, उसका भी बर्ताव काफी अजीब था। उसकी वाइफ कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसको खत्म कर देता है। उसके बाद वो एक दूसरी औरत को मार के उसी के घर में न्यूज देखकर इंसानों की भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था। पूरे जापान में तेजी से न्यूज फैल जाता है कि कोई इंसानों को बेरहमी से खत्म कर रहा है। पुलिस को भी नहीं पता चलता कि आखिरकार कौन है जो लोगों को मार रहा है। उधर इजुमी और मिगी में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मिगी लोगों के फाइट करने की कला को देखकर फाइटिंग स्टाइल भी सीख लेता है। रास्ते में वो इजुमी को अपने साथ दूसरी ओर लेकर जा रहा था, लेकिन वो जाने से मना करता है। इसलिए मिगी उसको जबरदस्ती उस ओर लेकर चला जाता है, क्योंकि मिगी को अपने ब्रेन वेव्स से ये पता हो चुका था कि इनके आसपास दूसरा मॉन्स्टर यानी कि पैरासाइट मौजूद है, और वो उसको एक शॉप में लेकर पहुंच जाता है। वहां पर वाकई में दूसरा मॉन्स्टर था जो एक नॉर्मल आदमी को मार के अपना पेट भर रहा था। वो भी अपने ब्रेन वेव्स का यूज करके उन दोनों का पता लगाकर इजुमी को उस इंसान को खाने के लिए कहता है जिसको वो खा रहा था, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। तब उसको पता चलता है कि उसका ब्रेन अभी भी उसके कंट्रोल में है। इसका मतलब है कि वो एक म्यूटेंट है। मिगी ये सेंस कर लेता है कि अब वो इजुमी को मार देगा, इसलिए उसको यहाँ से भागने को कहता है। मेन टाइम पर डोर ही नहीं खुलता, इसलिए मिगी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तब वो पैरासाइट अपने हाथों को अलग करके उसका साथ छोड़कर अपने हाथ पर आने के लिए कहता है, लेकिन अब तक उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए वो जाने से मना करते हुए इजुमी को बचाने के लिए अपने फाइटिंग स्टाइल का यूज करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
उसके बाद ये दोनों बिना देर किए उस जगह से निकल जाते हैं। न्यूज के जरिए इनको पता चलता है कि पैरासाइट ने काफी सारे लोगों को मार दिया है, जिनकी डेड बॉडी धीरे धीरे पुलिस के हाथ लग रही होती है। तब इज़ुमी मिगी से कहता है कि तुम अपने प्रजाति के सभी लोगों को ऐसा करने से मना क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि इंसान हम सभी पैरासाइट का भोजन है। जैसे तुम लोग नॉन वेज और वेज को खाकर अपना पेट भरते हो, वैसे ही पैरासाइट इंसानों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, तो अगर मैंने तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह से अपना काबू किया होता तो शायद मैं भी वही करता जो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा काबू सिर्फ तुम्हारे हाथ पर है, तो मुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो खाओगे मैं उसी से अपना पेट भर लूंगा। एक और बात, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी ओर जिस पैरासाइट को मिगी ने मारा था, उसकी बॉडी पुलिस को मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन से उनको पता चलता है कि जो इंसान मरा हुआ है उसने किसी इंसान को खाया था। अगले दिन इज़ुमी अपने स्कूल में था। मिगी के ब्रेन वेव्स से पता चल जाता है कि इनके आसपास एक और पैरासाइट मौजूद है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल तामिया नाम की नई टीचर को इंट्रोड्यूस करता है। मिगी तुरंत समझ जाता है कि हो ना हो नई टीचर ही वो पैरासाइट है, क्योंकि उसके फेस पर किसी भी तरीके का कोई भाव नहीं था और उसको भी पता चल जाता है कि इज़ुमी के अंदर एक पैरासाइट मौजूद है। मीटिंग एंड होने के बाद उन तीनों का स्कूल में कुछ देर के लिए आमना सामना होता है। उतने ही देर में वो दूसरी जगह मिलकर बात करने का तय कर लेते हैं और जो पैरासाइट तामिया के बॉडी पर कब्जा किया था उसको एक्सपेरिमेंट करना पसंद था, ताकि वो इंसानों के बीच घुल मिलकर रह सके। वो इंसान और पैरासाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दोनों के डीएनए को मिलाकर एक नई नस्ल को बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने खुद को दूसरे पैरासाइट की मदद से प्रेग्नेंट भी कर लिया था, ताकि ये पता लगा सके कि उससे जो बच्चा जन्म लेगा वो आखिर क्या बनेगा। उसके बारे में मिगी और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए स्कूल खत्म होने के बाद वो इज़ुमी को लेकर उससे मिलने पहुंच जाता है। वहां पर तामिया ने 2 और पैरासाइट को बुलाया था। उनमें से एक स्टूडेंट और दूसरा पुलिस वाला होता है, जो उसी के लिए काम करते हैं। तामिया उन दोनों को भी अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देते हुए बताती है कि हम सभी पैरासाइट को पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए मिलकर रहना होगा और उसके लिए मैंने एक नेटवर्क बनाया है, ताकि हम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जो पैरासाइट है उनसे इंफॉर्मेशन ले देकर इंसानों के बीच हम बिना उनकी नजर में आए रह सके। उसकी बात सुनकर इज़ुमी कहता है कि लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ और तुम सब एक मॉन्स्टर हो और कुछ नहीं। इस पर वो कहती है कि तुमने सही कहा, इसलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर खुद को प्रेग्नेंट किया है, ताकि ये पता लगा सकूं कि जो बच्चा मुझसे जन्म लेगा वो आखिरकार क्या बनेगा। इस पर मिगी कहता है कि तुम दोनों ने इंसान के बॉडी पर प्रक्रिया किया है, इसलिए वो भी एक इंसान का ही बच्चा होगा। उसकी बात पर वो मिगी और इज़ुमी से कहती है कि तुमको मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो। अगर मेरे किसी भी काम में तुम दोनों ने रुकावट डाली तो तुम्हारे सामने ही पूरे स्कूल को मैं खत्म कर दूंगी। इतना बोलकर वो अपने लोगों के साथ इनके पास से चली जाती है। अपने घर पर तामिया इंसानों की तरह रहने की और खाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो उन दोनों पैरासाइट से कहती है कि अगर हमें इंसानों के बीच घुल मिलकर रहना है तो ये सब खाने की आदत डालनी होगी। दूसरी ओर इज़ुमी काफी परेशान था कि वो अपनी माँ को पैरासाइट के बारे में कैसे बताए, जिसको उन्होंने देखा ही नहीं है। इसलिए वो उनको बाहर न जाने की सलाह देता है, ये बताते हुए कि बाहर उनकी जान को खतरा है। ये कहकर इज़ुमी मार्केट में चला जाता है। वहां पर इनकी मुलाकात मिस्टर ए से होती है, क्योंकि उसको पता चल चुका था जिस पैरासाइट की बॉडी शॉप में पुलिस को मिला था उसको किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों ने ही मारा था। इसलिए वो इन पर हमला कर देता है। मिगी उससे फाइट करने लगता है। मौका पाकर इज़ुमी ए के बॉडी में एक पाइप घुसा देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है, जिससे वो पैरासाइट कमजोर होकर वहीं पर गिर जाता है और ये दोनों यहाँ से भागकर घर पे चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर ए उस पाइप को बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे खून बहना रुक जाता है और उसकी जान तो बच जाती है।
मगर अब उसको एक नए होस्ट की जरूरत है ताकि वो खुद को जिंदा रख सके। तभी इजुमी की माँ उसी रास्ते से गुजरती है। एक आदमी को घायल देख वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैरासाइट उनको ही अपना होस्ट बना लेता है। इधर मिग्गी को सेंस हो जाता है मिस्टर ए के बॉडी में जो पैरासाइट था वो इन्हीं की ओर आ रहा है, इसलिए इजुमी उसको मारने के लिए चाकू लेकर तैयार हो जाता है। तभी उसकी माँ घर के अंदर आती है। मिग्गी उससे बताता है कि वो पैरासाइट तुम्हारी माँ के बॉडी में घुस चुका है, इसलिए उनको खत्म करना होगा। लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देता है कि वो उसी पैरासाइट के वश में है जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था। उसको लगता था कि वो नॉर्मल है। इजुमी ये बोलकर मिगी को ही जान से मारने को कहता है। तभी उसकी माँ उसके दिल पर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने रास्ते के कांटे को हटाकर वो यहाँ से चली जाती है। अगर इजुमी मारा गया तो मिगी भी मारा जाएगा, इसलिए वो उसको ठीक करने के लिए उसके हाथ से बॉडी में जाकर बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज करके उसको फिर से जिंदा कर देता है। होश में आते ही वो पहले अपने चोट को ही देखता है, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तब मिगी, जो उसको ठीक करने के बाद फिर से उसके हाथों में आ गया था, वो बताता है कि तुम्हारे दिल को ठीक करने के लिए मैंने अपना एक हिस्सा वहीं पर छोड़ दिया, जिससे तुम्हारी जान बच गई। लेकिन इस जिंदगी का वो क्या करता जिसमें उसकी माँ ही नहीं है। अपनी माँ को खोने का दर्द उसको बहुत होता है, इसलिए अब वो तामिया के पास आकर उससे मिस्टर ए के बारे में पूछता है। वो जानती थी कि वो कहाँ पर है, लेकिन उसका पता इनको नहीं बताती। तब मिगी कहता है कि उसने ए की बॉडी को छोड़कर इजुमी की माँ को अपना होस्ट बना लिया है, इसलिए तुम हमें उसका पता बता दो। लेकिन वो उसका पता बताने से मना करके इनके पास से चली जाती है। उधर पुलिस को मिस्टर ए की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन से इनको पता चल जाता है कि इसको और सोप के मालिक को मारने वाला एक ही आदमी है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इसने भी मरने से पहले किसी इंसान की बॉडी को खाया था, इसलिए अब ये दोनों ऑफिसर उस कातिल का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इधर इजुमी तामिया के लैब से निकलकर वो मिगी के साथ मिलकर अपनी माँ को हर जगह तलाश कर रहा था। तभी मिगी को अपने आसपास फिर से दूसरे पैरासाइट के होने का आभास होता है। दरअसल कुछ पॉलिटिशियन के लोग वोट मांगने का काम कर रहे थे। मिगी समझ जाता है कि जो आदमी लेक्चर दे रहा है वो ही पैरासाइट है। मिगी ये देखकर शॉक्ड हो गया था कि पैरासाइट ने खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि वो लोग अब पॉलिटिक्स में भी घुस गए हैं। साथ ही वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट का ही राज होगा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वो दोनों ऑफिसर शक के बिहाफ पर इजुमी के घर आ जाते हैं। क्योंकि इनको उसके ऊपर शक था, मगर इजुमी काफी सफाई से उन दोनों ऑफिसर से झूठ बोल देता है। उसकी बात सुनकर वो दोनों इसके घर से चले जाते हैं और बहुत दिनों के बाद इजुमी स्कूल वापस जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात सिमाडा से होती है, जिसका ट्रांसफर तामिया ने ही इस स्कूल में करवा दिया था ताकि वो इजुमी के ऊपर नजर रख सके। आपको बता दे कि ये वही स्टूडेंट है जो मिस्टर ए के साथ इजुमी से मिलने तामिया के बुलाने पर आए थे। दरअसल जब से मिग्गी ने इजुमी को जिंदा किया है, उसके बाद से ही उसके बॉडी में भी बदलाव शुरू होने लगा था। यही पता लगाने के लिए तामिया ने सिमाडा को यहाँ पर रखा है। वो सातोमी के सामने उससे ऐसे पेश आता है जैसे वो इजुमी से पहली बार मिल रहा हो। घर पर आकर मिगी उससे बताता है कि जब से मैंने तुम्हारे बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज किया है, तब से मुझे कुछ हो रहा है और अब से हर रोज मुझे 4 घंटे सोना होगा ताकि मैं खुद को पूरी तरह से ठीक रख सकूं। उस दौरान मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता, इसलिए खतरे से दूर रहना। उधर वो दोनों ऑफिसर पैरासाइट को कैसे पहचाने, इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि किसी भी पैरासाइट को पहचानने के लिए उसके होस्ट के सर से बाल अलग करने पर वो मुरझा जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान किसी पैरासाइट के वश में है। ये बात सही है या नहीं, ये जानने के लिए सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर के सर से एक बाल को निकाल के चेक करता है तो वो नहीं मुरझाता, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि वो कोई पैरासाइट नहीं है। और इस बात की जानकारी तामिया को भी अपने नेटवर्क से हो चुका था
कि इंसानों ने पैरासाइट को पहचानने के लिए एक तरीका निकाल लिया है, और वो पैरासाइट भी वहीं पर मौजूद होता है जो पॉलिटिक्स में पहुंच चुका था, यानी कि वो भी उसी के साथ मिला हुआ है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल को जब ये पता चलता है कि तामिया प्रेग्नेंट है, जो लोगों की नजर में अनमैरिड है, उसको कैरेक्टरलेस समझकर वो स्कूल से निकाल देता है। साथ ही उसकी शिकायत प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स से भी कर देता है। इसलिए ना चाहते हुए भी उस पैरासाइट को तामिया के पेरेंट्स से मिलना पड़ता है, लेकिन ये उनसे मिलकर उनको खत्म कर देती है। अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां मिलकर सिमाडा की पेंटिंग बना रही थीं। तभी उनमें से एक उसके बाल नोच देती है, जिससे उन सभी को पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। अब जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुका है, तो वो अपने असली रूप में आकर उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। चीखने की आवाज सुनकर इजुमी, जो तामिया से बात कर रहा था, वो उसी क्लासरूम की ओर भागता है। इसके पहुंचने के पहले ही वो उन सभी को मार चुका था, लेकिन अभी भी सतोमी जिंदा थी, जो उससे बच के भाग रही थी। तभी इजुमी आकर उसको बचाकर सिमाडा से फाइट करने लगता है। इसी बीच तामिया आकर केमिकल से बनाए हुए बॉम्ब को इनके बीच में फेंक कर निकल जाती है, और धमाका होने से पहले ही इजुमी सतोमी को लेकर नीचे कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और कुछ ही मिनटों में पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ जाती है। ऑफिसर्स उसको रोकने के लिए ऊपर जाते हैं, मगर वो इन पर भी हमला करके उनसे बच के वो टेरेस पर पहुंच जाता है। मिगी ये बात इजुमी को बताता है कि वो इस वक्त टेरेस पर है, इसलिए इजुमी उसको स्कूल के ठीक सामने वाले टेरेस पर से मिगी की मदद से उसको एक रॉड से मार गिराता है। उसको खत्म करने के बाद जब वो वापस जा रहा था, तब तामिया उससे मिलकर उसकी माँ का एड्रेस देकर उससे बताती है कि अब वो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगी। सैम को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वहीं दोनों पुलिस वाले स्कूल पहुंच जाते हैं। उनको पता चलता है इसको सामने वाले टेरेस से मारा गया था। उधर इजुमी उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर इसको उसकी माँ मिल जाती है, जो उसको बिल्कुल नहीं पहचानती। ये उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। तब मिगी उससे कहता है कि उसको नींद आ रही है, इसलिए वो उसकी सुरक्षा करने के लिए एक वेपन बनकर 4 घंटे के लिए गहरी नींद में चला जाता है। इजुमी जानता है कि उसकी माँ की बॉडी पर जिस पैरासाइट ने कब्जा किया है वो बहुत खतरनाक है, और उसकी माँ अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुकी है। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए इजुमी को ना चाहते हुए भी अपनी माँ को वो जान से मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। दूसरी ओर वो पॉलिटिशियन पैरासाइट जिस पार्टी से था, वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। उसके बाद वो तामिया के पास आता है। इनके पास गोटू नाम का एक और पैरासाइट होता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उस इंसान के बॉडी में एक नहीं बल्कि 5 पैरासाइट ने मिलकर कब्जा किया था, जिससे वो बाकी पैरासाइट से काफी ताकतवर बन गया था। उन दोनों से बताता है कि वो अब पूरी इंसानी नस्ल को पृथ्वी से साफ कर देगा, मगर तामिया को अपने आने वाले बच्चे की फिक्र होने लगती है। उधर इजुमी हॉस्पिटल में सतोमी के पास होता है। वो मिगी से कहता है कि अब वो उसकी मदद से सभी पैरासाइट को पृथ्वी से खत्म कर देगा। तभी उन दोनों का एक साथ कोई तस्वीर खींचता है, जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।